हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मातो सर यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ नया लेके आए फिर से एक बार। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज द प्रीपोजिशंस। आज हम जो डिस्कस करने वाले काफी डिटेल में वो है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीपोजिशन पे आपका होल्ड है, अच्छा कमांड है, तो आप अच्छा सा इंग्लिश बोल सकते हो। तो हमें इंग्लिश पे जितने भी प्रीपोजिशंस है उसका हर एक का यूज थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए, ताकि हम उसको अपने लैंग्वेज में आसानी से यूज कर सकते हैं। बहुत सारे प्रीपोजिशंस इंग्लिश में, उसमें से हम आज थोड़े प्रीपोजिशन जो है तो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी जितना भी उसके अंडर में इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस आते हैं ग्रामर में, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो हमारा वीडियो है वो है लेक्चर है, क्लास है हमारा, प्रीपोजिशन पे होने वाला है। प्रीपोजिशन के कुछ टाइप्स है, कुछ टाइप्स आज यहाँ पे अभी आज डिस्कस करने वाले। ठीक है, ताकि आपका एकेडमिक्स जो एग्जाम होता है 10 का, 9 का, 12 का, 10 का, 8 का, जो भी एकेडमिक्स आपका, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं प्रीपोजिशन के ऊपर, वो आप हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड प्रीपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी गो अहेड एंड स्टडी ऑल द प्रीपोजिशंस इन डिटेल, आई वुड लाइक टू inform you, I would like to tell you what is exactly preposition is. प्रीपोजिशन पहले होता क्या है वो पहले समझिए, है ना, ताकि हमारा आगे के काम आसान हो जाएगा। प्रीपोजिशन कुछ ऐसा अलग नहीं होता है। प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है और कभी कभी कंबाइंड वर्ड भी होता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड्स को या फिर दो फ्रेजेस को कनेक्ट करने का काम करता है, उसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। ये पहली बात, सिर्फ कनेक्ट करने का काम नहीं करता है। कभी कभी वो क्या, कभी कभी नहीं, हमेशा सिर्फ कनेक्ट नहीं करता है दोनों वर्ड्स को या फिर फ्रेजेस को, बल्कि उन दोनों फ्रेजेस और दोनों वर्ड्स में रिलेशन भी बताता है ना। कैसे, देखिए, पहला डेफिनेशन समझते। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन इज वर्ड विच कनेक्ट्स टू वर्ड्स, दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कनेक्ट्स टू वर्ड्स। सी, प्रीपोजिशन इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है प्रीपोजिशन में। मैंने बताया ना आपको, कंबाइंड वर्ड भी हो सकते हैं प्रीपोजिशन में, सिर्फ एक वर्ड वाला नहीं होता है, कंबाइंड वर्ड वाले भी प्रीपोजिशंस होते हैं। ठीक है, या फिर फ्रेजेस वाले भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, एटसेट्रा। और इनटू, ये क्या है, ये कंबाइंड वर्ड है ना। देखिए, a preposition is the word or group of words used before or after the nouns, यानी नाउन के और प्रोनाउन के पहले या फिर बाद में यूज किए जाने वाला वर्ड इन अ सेंटेंस टू एस्टैब्लिश अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन द टू वर्ड्स। यानी जो जो वर्ड्स को ये प्रीपोजिशन जो वर्ड है कनेक्ट कर रहा है, उन दोनों में सिर्फ कनेक्ट नहीं करता उन दोनों को, बल्कि उन दोनों का रिलेशन भी बताता है, उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। अभी हम ये समझेंगे कुछ एग्जांपल के माध्यम से, ताकि आपका आइडिया यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। दीज आर द ओनली एग्जांपल्स। ठीक है, ये कौन से टाइप के, यहाँ पे अभी कोई ये नहीं है, लेकिन ये सिर्फ अभी एग्जांपल्स है। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल, देयर इज शुगर इन द पॉट। देयर इज शुगर इन द पॉट, यहाँ पे देखिए एक प्रीपोजिशन हमने यूज किया है इन। कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है, इन। इन ने देखो क्या किया है, शुगर ए नाउन है और द पॉट ये भी एक नाउन है, उसको हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया इन से। ठीक है, शुगर कहां पे है, पॉट के अंदर है, बर्तन के अंदर है, इसलिए हमने यहाँ पे इन यूज किया, और इन इट्स अ प्रॉपर प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस। बराबर। अभी यहाँ पे देखिए, अगर हमने इन को निकाल दिया तो देखा सेंटेंस कैसे बनेगा, देयर इज शुगर एंड द पॉट, देयर इज शुगर द पॉट, यानी कि शुगर भी है और पॉट भी है, दोनों का रिलेशन को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे इन यूज करेंगे, जैसे हम यहाँ पे इन यूज करेंगे,
तो शुगर कहां पे चली जाती है? पॉट के अंदर। यानी हमें क्या सेंस होता है? शुगर कहां पे है? पॉट के अंदर है। यानी दिस इज अ रिलेशन बिटवीन दिस टू वर्ड्स। यही रिलेशन दिखाने का काम किसने किया है? इन ने किया है। दैट इज व्हाई इट इज अ प्रीपोजिशन, है ना? अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ही इज कमिंग बाय द ट्रेन। तो कैसे आ रहा है? ट्रेन से आ रहा है। यहां पे भी हमने एक प्रीपोजिशन यूज किया है, कौन सा? बाय। बाय ने देखिए कमिंग को और द ट्रेन को, ये वर्ब है और ये नाउन है, दोनों को कनेक्ट करने का काम किया है। वो कैसे आ रहा है? ट्रेन से आ रहा है। अगर बाय हम यहां से निकाल देते हैं तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज कमिंग द ट्रेन, वो आ रहा है और ट्रेन भी है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे बाय यूज करते हैं, उसका आने का जो एक्शन हो रहा है किस माध्यम से हो रहा है? ट्रेन के माध्यम से हो रहा है। ये क्यों हमें समझ में आया? कैसे हमें समझ में आया? ये बाय यूज करने से, है ना? तो बाय इज ऑल्सो प्रीपोजिशन। ये दोनों का रिलेशन भी दिखाता है। नेक्स्ट, ही बिकम्स एंग्री विथ मी। ये जो सेंटेंस है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और यहाँ पे बच्चों का बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। हम क्या करते हैं? यहाँ पे ऑन यूज करते हैं। ऑन, वो मुझ पे गुस्सा हो गया, वो मेरे पे गुस्सा हो गया, हम ऐसे बोलते ना। तो हम क्या करते हैं? हमारे मदर टंग का डायरेक्ट ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ऊपर है ना, मेरे ऊपर गुस्सा होगा ना, तो ऊपर के लिए कौन सा वर्ड है? ऑन। तो हम यहाँ पे ऑन यूज करते हैं, बट इट्स अ कॉमन एरर, ये गलती है। यहाँ पे आएगा विथ। वो मुझ पे गुस्सा है या फिर मुझसे गुस्सा है या मेरे ऊपर गुस्सा है, उसके लिए यहाँ पे विथ ही आएगा। समझ लिए? ही बिकम्स एंग्री विथ मी, वो मुझसे गुस्सा है। यहाँ पे देखिए वो गुस्सा है और मी, एंग्री और मी को कनेक्ट करने का काम किया है विथ ने, द प्रीपोजिशन, है ना? नेक्स्ट, वी वर वॉकिंग अलोंग द रोड। हम रास्ते के बाजू से जा रहे थे। वी वर वॉकिंग अलोंग द रोड, हम रास्ते के बाजू से जा रहे थे। वॉकिंग को और द रोड को कनेक्ट करने का काम किया है किसने? अलोंग ने। अगर हम अलोंग को निकाल देते तो क्या होगा? हम जा रहे थे और रास्ता भी था। लेकिन जैसे हम अलोंग यूज कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि हम रास्ते के बाजू से जा रहे हैं, है ना? नेक्स्ट, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। यहां पे एक प्रीपोजिशन कौन सा यूज किया है? अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे। कैट कहां पे बैठी है? बिल्ली। कैट टेबल के नीचे। सिटिंग को और द टेबल को कनेक्ट करने का काम किया है अंडर ने। लेकिन जैसे हम अंडर निकाल दे, एग्जांपल, बिल्ली बैठी है और टेबल भी है। लेकिन जैसे हम अंडर यूज करेंगे हमें समझ में आता है कि ये जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे बैठी है। इसलिए तो मैंने बताया ना आपको, प्रीपोजिशन कोई अलग नहीं है, इट्स ओनली द वर्ड, इट कनेक्ट्स टू वर्ड्स। दो वर्ड को कनेक्ट करता है, दो फ्रेजेस को कनेक्ट करता है, उन दोनों में रिलेशन भी दिखाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। दैट्स इट। लास्ट एग्जांपल देखिए, आई हैड लंच विथ माय मदर। मैंने मेरे मम्मी के साथ, मेरे मां के साथ मैंने खाना खाया। यहां पे देखिए विथ, ये हमारा प्रीपोजिशन है, इसने लंच और माय मदर को कनेक्ट कर दिया है। अगर हम विथ को निकाल देते हैं तो उसका मीनिंग क्या होगा? मैंने मेरे लंच किया और मम्मी भी है ना? लेकिन जैसे हमने यहाँ पे विथ यूज किया तो हमें समझ में आता है कि मैंने मेरे मम्मी के साथ, मेरे माँ के साथ मैंने लंच किया है। आए समझ में? इतना सिंपल है ये, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए जनरली प्रीपोजिशन, ये तो बेसिक है, हमने सिर्फ अभी जो डेफिनेशन उसका प्रीपोजिशन का उसको डिफाइन किया है, इसको एलेबोरेट कर दिया है, बाकी कुछ नहीं। एग्जैक्टली उसका मीनिंग हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अभी आगे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, हमें अभी प्रीपोजिशंस पढ़ने हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, इन, बाय, विथ, अलोंग, अंडर, विथ, ये सब प्रीपोजिशंस है जो हमें अभी डिटेल में देखने हैं। उनका दो चीजों, दो लेवल पे हमें उनका पढ़ाई करना है। नंबर वन, उनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, यानी कि उनका प्लेस सेंटेंस में कहां पे आता है वो देखना है, एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑल प्रीपोजिशंस। हर एक प्रीपोजिशन का जितने भी यूजेस है, उनके जितने भी उपयोग होते हैं सेंटेंस में, तो वो सब हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है, बने रहे वीडियो को अंत तक देखिए जरूर, ठीक है? तो वी विल डिस्कस विद द टाइप्स। देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन के जनरली बोल रहा हूं मैं
चार टाइप होते हैं। कितने? चार टाइप है। पहला प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ऐसे प्रीपोजिशन जो हमें टाइम, समय का हमें सेंस देते हैं, समय की हमें जानकारी देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। दूसरा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन, यानी ऐसे प्रीपोजिशन जो हमें जगह के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जगह के बारे में रेफरेंस देते हैं, ठीक है, प्लेस के बारे में बताते हैं, उसका पोजीशन के बारे में बताते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर, थर्ड टाइप प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। मैनर मीन्स व्हाट? तरीका, तरीका, कैसे, जो आप कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, कैसे, किससे, ये सब आएगा मैनर में आएगा। किससे आएगा? मैनर में आएगा। और लास्ट वाला है प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन भी उसको बोल सकते हैं आप, यानी कि दिशा। इसमें हमें दो प्रीपोजिशन पर्टिकुलरली पढ़ने, वो होता है टू और टूवर्ड्स। ये दोनों जो है टू और टूवर्ड्स, ये दिशा बताते हैं, हमें डायरेक्शन बताते हैं, ये हमें डिटेल में पढ़ने। टू में और टूवर्ड्स में बहुत सारे बच्चों की दिक्कतें हैं, टू कहां पे यूज करना है, टूवर्ड्स कहां पे यूज करना है, दोनों को बच्चों को लगता है, स्टूडेंट्स को दोनों का मीनिंग सेम ही है, लेकिन दोनों में फर्क है। लगता सेम ही है लेकिन फर्क है दोनों में, वो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए जितने भी टाइप से हम काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले, लेकिन आज के क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले मेनली वो है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। जितने भी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं, टाइम के प्रीपोजिशन से वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और स्पोकन इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू, वो हम सारे डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। कौन से? प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। इस क्लास में सिर्फ हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट डिस्कसिंग प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। जितने भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है वो हम डिस्कस करेंगे। उसमें नंबर 1 आता है एट। क्या आता है? एट। देखिए आपको कुछ जगह ऐसा दिखाई देगा, कुछ प्रीपोजिशन है वो अलग अलग टाइप्स में यूज होता है। फॉर एग्जांपल एट टाइम में भी यूज होता है और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी यूज होता है ना। तो ऐसा कोई टेंशन की जरूरत नहीं है कि एक आधा हमने प्रीपोजिशन लिया वो एक ही टाइप में आता है, नहीं, वो दूसरे टाइप में भी आ सकता है। इन टाइम में भी आता है, प्लेस में भी आता है, ऑन टाइम में भी आता है और प्लेस में भी आता है। इन द सेम वे एट जनरली, वैसे एट के बहुत सारे यूज है, लेकिन इंपॉर्टेंट यूज हम वहां पे हम स्टडी करने वाले। नंबर 1, अभी हम जितना भी लेंगे, जितना भी पढ़ेंगे एट के बारे में, वो सब होगा टाइम के बारे में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें जितना भी देखना है एट के बारे में अभी, वो सब टाइम के बारे में होगा, थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। नंबर 1 यूज है उसका टू शो एग्जैक्ट टाइम ऑफ द डे। दिन का अगर हमें एग्जैक्ट टाइम बताना है, एग्जैक्ट टाइम मीन्स व्हाट? 10 बजे, 12 बजे, 10:30 बजे, 9 बजे, 7 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 8 बजे, 5 बजे, ऐसा अगर दिन का जो भी हमें एग्जैक्ट टाइम बताना है तो एग्जैक्ट टाइम से पहले हमेशा एट आता है, ये बात याद रखिएगा। देखिए एग्जांपल, आई गेट अप एट 5 AM एवरी डे। मैं हर रोज कितने बजे उठता हूं? 5 बजे। एग्जैक्ट टाइम दे रहा हूं मैं, कितने बजे उठता हूं रोज? 5 बजे, इसलिए मैंने 5 के पहले यहां पे एट यूज किया है, क्योंकि 5 इज द एग्जैक्ट टाइम, इजंट इट? 5 बजे क्या है? एग्जैक्ट टाइम दिखा रहा है, इसकी वजह से हमने यहां पे क्या यूज किया है? एट 5 AM। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वी विल मीट एट 7 o'clock। हम कितने बजे मिलेंगे? 7 बजे मिलेंगे। कितने बजे? 7 बजे। ये 7 बजे का टाइम दिया है तो यहाँ पे इसलिए एट आएगा, क्योंकि हम 7 बजे, ये क्या है? एग्जैक्ट टाइम है। क्या है ये? एग्जैक्ट टाइम है। माई स्कूल स्टार्ट्स एट 10 AM। मेरा स्कूल जो है 10 बजे चालू होता है। मैं एग्जैक्ट टाइम दे रहा हूं स्कूल का, कितना है? 10 बजे, इसलिए मैं 10 के पहले एट यूज करूंगा। आए समझ में? पहले यूज बहुत सिंपल है। जब भी आपको किसी को एग्जैक्ट टाइम बताना है ना, तो आप एट यूज करोगे।
आया समझ में? ठीक है। एट का भी दूसरा यूज, टू शो सम स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे, दिन का जितना भी जो भी स्पेसिफिक टाइम होता है वो दिखाने के लिए भी उसके पहले एट यूज करते। एग्जांपल देखिए, एट नून, दोपहर में, दोपहर के लिए एट नून बोलते। आई शैल मीट यू एट नून, ये दोपहर दिन का कुछ स्पेसिफिक टाइम है, ये दोपहर, एट नून, मैं तुम्हें मिलूंगा, दोपहर में मिलूंगा। एट मिडनाइट, रात के लिए भी एट यूज होता है, एट मिडनाइट, आई विल बी देयर एट मिडनाइट, मैं वहां पे जाऊंगा, मैं वहां पे रहूंगा रात में, मैं रात में वहां पे रहूंगा, इस प्रकार से एट मिडनाइट। नेक्स्ट, एट नाइट, जो रात होती है ना, रात में, तो उसके लिए हमेशा एट यूज होता है, एट नाइट। आई विल स्टे विथ यू एट नाइट, मैं रात में तुम्हारे साथ रहूंगा, एट नाइट, मैं रात में तुम्हारे साथ रहूंगा। यानी कि अब अगर आपको दिन का कोई भी स्पेसिफिक टाइम 24 आवर्स में दिखाना है तो यहां पे आएगा एट मिड डे, मिडनाइट, डॉन, सनराइज, ये जो स्पेसिफिक टाइम होते हैं उनके पहले आप हमेशा एट यूज कर सकते हो। कोई भी स्पेसिफिक टाइम हो दिन का दिखाना है आपको तो एट आएगा। नेक्स्ट, टू शो हॉलीडेज और फेस्टिवल, जो हमारे हॉलीडेज होते हैं और फेस्टिवल्स होते हैं वो दिखाने के लिए भी जनरली आप एट का यूज कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल देखिए, और जो फेस्टिवल और हॉलीडेज कैसे होने चाहिए, दैट आर 2 और मोर डेज, 2 और 2 से ज्यादा दिनों के फेस्टिवल्स होने चाहिए। जनरली क्रिसमस हम ज्यादा दिन मनाते हैं, क्रिसमस, इसलिए क्रिसमस के पहले हमेशा एट आएगा। दिवाली हम ज्यादा दिन मनाते हैं तो दिवाली के पहले भी एट आएगा, इस प्रकार से। एग्जांपल देखिए, वी वर हैविंग अ पार्टी एट क्रिसमस, हम क्रिसमस पे पार्टी एंजॉय करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं। ठीक है, एट क्रिसमस, एक फेस्टिवल की बात की है, इसकी वजह से हमने यहां पे एट यूज किया है। नेक्स्ट, वी विल एंजॉय अ लॉट एट दिवाली, हम दिवाली में काफी एंजॉय करेंगे। हम बोलते ना अभी दिवाली आने वाली है तो हम बोलते ना यार मैं दिवाली में इधर जाऊंगा या फिर दिवाली में मैं काफी एंजॉय करने वाला हूं। सेम, तो दिवाली है ना तो उसके लिए एट आएगा, क्योंकि दिवाली एक दिन की नहीं होती है, ज्यादा दिनों की होती है, इसलिए वी विल एंजॉय अ लॉट एट दिवाली, दिवाली हम काफी एंजॉय करेंगे, इसलिए एट दिवाली। आया समझ में? आई होप आपको एट के तीनों यूज यहां पे समझ में आए होंगे। एग्जैक्ट टाइम दिखाना है कोई भी तो एट यूज करो, दिन का कोई भी स्पेसिफिक टाइम दिखाना है तो एट यूज करो, और दिवाली और क्रिसमस जैसे फेस्टिवल होते हैं जो एक दो दिन से ज्यादा टाइम चलते हैं तो उनके लिए भी एट यूज करो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आई विल मूव टू नेक्स्ट प्रीपोजिशन, दैट इज ऑन। अभी ऑन का थोड़ा स्टडी करते हैं, ऑन होता क्या है। जनरली ऑन का मतलब ऊपर होता है, लेकिन वो कहां पे ऊपर, उसका ऊपर ये मीनिंग जो है वो कहां पे आएगा, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में आएगा। ये हम टाइम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, टाइम में ऑन का यूज क्या है वो हम अभी देखेंगे, है ना। नंबर 1, टू शो डेज आउट ऑफ 7 डेज, डेज, कोई भी हमें दिन दिखाना है, डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जो भी दिन दिखाना है वो दिन के लिए हमेशा ऑन का यूज होता है। देखिए, कोई भी दिन आप यूज करो 7 दिन में से, उसके पहले हमेशा ऑन आता है, एक बात याद रखिएगा। आई वॉज एब्सेंट ऑन मंडे, मैं सोमवार को एब्सेंट था, कौन सा यूज किया हमने, सोमवार, मंडे, दैट इज वाई उसके पहले हमने ऑन यूज किया है, ऑन मंडे। नेक्स्ट, देयर इज हॉलीडे ऑन सैटरडे, हमने अभी हमारे सेंटेंस में शनिवार का यूज किया है, सैटरडे का यूज किया है, इसलिए उसके पहले आएगा ऑन। यानी आप कौन सा भी दिन ले लो, कौन सा भी, उसके पहले आपको हमेशा ऑन यूज करना है, ये बात याद रखिएगा। अगर कल एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के लिए स्पेस दिया जाता है और उसके बाद आता है डे, तो आप जरूर ऑन लिखिएगा, क्योंकि हमेशा डे के पहले ऑन का यूज होता है, ये बात याद रखिएगा। उसका दूसरा यूज है ऑन का, वो है डेट्स। क्या है, डेट्स, तारीख,
तारीख, जो भी डेट होती है उसमें नंबर आता है, उसके बाद मंथ आता है, उसके बाद ईयर आता है। पहले आता है डे, कौन सा डे है, उसके बाद मंथ है और ईयर है, उसको हम जनरल क्या बोलते हैं, तारीख, डेट। जब भी आपको पूरा डिटेल में डेट बताना है, किसी को कोई भी एक डेट बताना है जिसमें साल मंथ सब आएगा, तो उस डेट से पहले हमेशा ऑन का यूज होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज बोर्न ऑन 1 जनवरी 2000, उसका जो जन्म हुआ है 1 जनवरी 2000 में हुआ है, पूरा तारीख दिया देखो 1 जनवरी 2000, इसलिए इसके पहले ऑन आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई एग्जाम इज हेल्ड ऑन 25 नवंबर 2024, मेरा एग्जाम जो है 25 नवंबर 2024 को है। एक पर्टिकुलर डेट दे रहा हूं मैं, पूरा डेट है इसलिए उसके पहले आएगा ऑन आएगा, ये हमें याद रखना है। यानी हम जब भी पूरा डिटेल में जो डेट दी जाती है उसकी कहीं पे भी बात करेंगे तो उसके पहले आएगा ऑन, जो हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, उसका और एक यूजर टाइम में ऑन का तीसरा जो है, टू शो वंस एक्टिविटी ऑन शार्प, ऑन डॉट टाइम और एग्जैक्ट टाइम। जब भी हम एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं, डॉट एकदम टाइम की बात करते हैं, शार्प जो टाइम की बात करते हैं, तो वहां पे आएगा ऑन। हम बोलते हैं कभी कभी, अरे वो एकदम टाइम पे आ गया, एकदम समय पे आता है वो, ठीक है, ही कम्स ऑन टाइम, है ना, ही अराइव्ड ऑन टाइम, वो एकदम समय पे आ गया, टाइम पे, डॉट टाइम। आई रीच ऑन टाइम फॉर माई एग्जाम, मैं मेरे एग्जाम को एकदम समय पे पहुंच गया, समय पे है ना, इसलिए ऑन टाइम, है ना। यानी इस प्रकार से ये ऑन का थर्ड यूज है। फर्स्ट यूज डेज दिखाने के लिए, दूसरा यूज है डेट्स दिखाने के लिए, और तीसरा यूज है डॉट टाइम, एग्जैक्ट टाइम जो है, और शार्प टाइम जो होता है वो दिखाने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं, ये बात याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे तीसरा, इन। क्या डिस्कस करेंगे, इन में देखिए, इन जो है उसका जनरली मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ होता है अंदर, लेकिन हम वो उसका जो मीनिंग होता है अंदर, इन, वो हम प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में डिस्कस कर लेंगे। इन का अभी यहाँ पे टाइम में भी उसका मीनिंग होता है, वो हम अभी थोड़ा देखेंगे। उसका नंबर 1 मीनिंग है, इन जनरली यूज होता है मंथ्स के लिए, जो भी जनवरी टू दिसंबर जितने भी मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स, जब भी हमारे अपने सेंटेंस में कोई भी मंथ्स की बात करनी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, कोई भी हम मंथ की बात करेंगे, उस मंथ से पहले आएगा इन आएगा। क्या आएगा, इन आएगा। यहां पे देखिए एग्जांपल, आई वाज बोर्न इन मई, मेरा जन्म कब हुआ है, मई में हुआ है। सिर्फ मंथ बता रहा हूं मैं, डेट नहीं बता रहा हूं, सिर्फ मंथ बता रहा हूं, तो सिर्फ मंथ बता रहे हो तो उसके पहले आएगा इन, मेरा जन्म मई में हुआ है। नेक्स्ट, हर एग्जाम इज इन दिसंबर, तो एग्जाम कब है, दिसंबर में है। हम सिर्फ यहाँ पे देखिए सिर्फ मंथ की बात कर रहे हैं, सिर्फ मंथ की, इसलिए यहाँ पे आएगा इन आएगा। ये बात याद रखना है, जब भी हम मंथ की बात करेंगे तो वहां पे आएगा इन, याद रखना है। नेक्स्ट, टू शो ईयर्स, जब भी हमें सिर्फ साल की बात करनी है, सिर्फ साल, ओनली ईयर, तो भी इन आता है उसके पहले। एग्जांपल देखिए, आई विल विजिट ऑस्ट्रेलिया इन 2025, मैं ऑस्ट्रेलिया जाने वाला हूं 25 में, 2025 में मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। हमने यहां पे सिर्फ 2025 बोला है, पूरा डेट नहीं बोला है, इसलिए यहां पे आएगा इन 2025, है ना। ही विल बी 30 years old इन 2028, 2028 में वो 30 साल का होगा, 2028 में वो 30 साल का होगा, यानी कि हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर ईयर यूज किया है, इसकी इस वजह से यहाँ पे इन आएगा। हमने डेट यूज नहीं किया पूरा, सिर्फ ईयर यूज किया, तो इन आएगा। सेकेंड यूज, पहला क्या है मंथ्स के लिए, दूसरा क्या है ईयर्स के लिए, और तीसरा है व्हाट इज हैपनिंग एट द एंड ऑफ द गिवन टाइम, टू शो एक्टिविटी इज हैपनिंग एट द एंड ऑफ द गिवन टाइम। देखिए इनका ये थर्ड यूज है जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी को टाइम देते हैं और बोलते हैं कि मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, 2 घंटे में आ जाऊंगा, 1 दिन में आ जाऊंगा, 1 महीने में आ जाऊंगा, 1 साल में आ जाऊंगा, तो उसके पहले भी जनरली हम इन का यूज करते हैं। लेकिन कैसे, इन आप जब बताते हो उसका मतलब यह होता है उस टाइम जो दिया हुआ अपने टाइम है, जो दिया हुआ अपने समय है,
वो समय जब खत्म होने को आया होगा, जब खत्म होने को आया होगा तब आप आते हो या फिर कोई एक्टिविटी करते हो तो उसके पहले हमेशा इन आता है। एग्जांपल देखिए, द टीचर विल कम इन एन आवर, टीचर 1 घंटे में आएंगे। 1 घंटे में मीन शॉर्ट, जब 1 घंटा खत्म होने को आएगा तब टीचर का एंट्री होगा। जब 1 घंटा खत्म होने को आएगा तब जनरली टीचर आएंगे, इसलिए हम यहां पे यूज करेंगे इन। टीचर विल कम इन एन आवर, टीचर 1 घंटे में आएंगे। 1 घंटे में कभी भी नहीं, जब 1 घंटा खत्म होने को आएगा तब टीचर आएंगे। ठीक है, आई शैल गिव यू योर मनी इन अ मंथ, मैं तुम्हारे जो पैसे हैं 1 महीने में लौटा दूंगा। 1 महीने में लौटा दूंगा, यानी कब देने वाले हैं? जब 1 महीना खत्म होने को आएगा उसके पहले दे दूंगा, का मतलब ये, इसलिए हम यहाँ पे इन यूज करेंगे। यानी कि जो दिया हुआ जो वक्त है, समय है, वो जब खत्म होने को आएगा उसके पहले आप जो भी एक्शन करने वाले हो तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? इन यूज करोगे। दिस इज द थर्ड यूज ऑफ इन, और यही इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है इन में। तो हमने अभी तक इनके 3 यूज देखे। नंबर 1 मंथ्स के लिए यूज होता है, पहली बात। दूसरा होता है ईयर्स के लिए, और तीसरा होता है जब भी आप एक्टिविटी करते हो दिए हुए टाइम से पहले, उसके लिए भी हम जनरली इन का यूज करते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको इन समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अभी यहां पे और एक देख, टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है विद इन। वो है विद इन, तो विद इन दिए हुए टाइम में कभी भी, दिन का मतलब क्या होता है? दिए हुए समय में कभी भी, उसको बोलते हैं हम विद इन। टू शो एक्टिविटी बीइंग कंप्लीटेड एनी टाइम इन गिवन टाइम, यानी कि दिए हुए टाइम में कभी भी जो भी आप एक्टिविटी करते हो उस टाइम हमें यूज करना है विद इन। एग्जांपल देखिए, द टीचर विल कम विद इन एन आवर, टीचर 1 घंटे में लौट आएंगे। इसका मतलब क्या है? जैसे गए 1 घंटे के अंदर वो कभी भी आएंगे। 1 घंटे के अंदर वो कभी भी, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद कभी भी आ सकते, तब आप यूज करोगे विद इन। यानी दिए हुए टाइम में कभी भी एक्शन होने वाली है तो उसके लिए यूज करेंगे हम विद इन। देखिए, द ट्रेन विल अराइव विद इन हाफ एन आवर, ट्रेन जो आने वाली है स्टेशन पे आधा घंटे में आ जाएगी। इसका मतलब यह है आधा घंटे में कभी भी आ सकती है, 2 मिनट के बाद आ सकती है, 5 मिनट के बाद आ सकती है, 10 मिनट के बाद भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो उसलिए हम यहां पे यूज करेंगे विद इन। है समझ में? नेक्स्ट, आई विल फिनिश माई टास्क विद इन अ डे, मैं मेरा जो दिया हुआ काम है 1 दिन में खत्म कर दूंगा। 1 दिन में खत्म कर दूंगा। कब? कभी भी। 1 दिन में, 1 घंटे के बाद भी हो सकता है, 2 घंटे के बाद भी खत्म हो सकता है। तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं यहां पे विद इन यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? विद इन यूज कर रहे हैं। आए समझ में? यानी 1 दिन में आपका जो एक्टिविटी है वो कभी भी खत्म हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको विद इन समझ में आया होगा। कभी भी एक्शन जब होती है दिए हुए टाइम में तो आप विद इन यूज करोगे। नेक्स्ट, बाय। बाय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय, बाय का यूज जो है प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर में भी होने वाला है, यहां पे भी होता है टाइम के लिए बाय। जब भी हम किसी को डेडलाइन देते हैं और बोलते हैं कि भाई उस डेडलाइन तक आपका काम होना चाहिए, या फिर मैं कोई भी एक्टिविटी करने वाला हूं दिए हुए टाइम तक, तो इसलिए आप यूज करोगे बाय फॉर गिवन डेडलाइन। जब भी डेडलाइन दी जाती है तो उसके लिए आप यूज करोगे बाय। देखिए उसका मीनिंग, नॉट लेटर देन, उसके बाद नहीं, या दिए हुए टाइम के बाद नहीं, उसके पहले, बिफोर और एट अ पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम के पहले या फिर दिए हुए टाइम तक आपको जो भी एक्टिविटी करते हो उसके पहले आएगा बाय। वी यूज बाय फॉर डेडलाइंस। जनरली हम बाय कहां पे यूज करते? डेडलाइंस के लिए यूज करते। कहां पे? डेडलाइंस। आपको 1 तारीख तक पैसा देना है, आपको 10 तारीख तक सबमिशन करना है, आपको 15 तारीख तक पैसे भरने हैं, ये सब क्या है? ये सब डेडलाइन से। डेडलाइन जब आप देते हो तो उसके पहले हमेशा बाय यूज करना पड़ेगा आपको। एग्जांपल देखिए, गेस्ट मस्ट वैकेट देयर होटल रूम्स बाय 11 AM, बाय 11 AM। जो गेस्ट है उनको होटल्स के रूम खाली करने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए एक टाइम दिया, उन्होंने डेडलाइन दी है, उस टाइम से पहले आपको करना ही है। तो इसलिए कौन सा टाइम दिया है? 11 AM। तो उसके पहले हमने यूज किया है बाय। 11 बजे से पहले या फिर 11 बजे तक आपको रूम खाली करने पड़ेंगे। डेडलाइन कौन सा दिया है? 11 बजने का, इसलिए हम यहां पे बाय यूज कर रहे हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, प्लीज सेंड अस द पेमेंट बाय टुमारो। आप पेमेंट कर दो हमारा, क्या करो, पेमेंट कर दो, पैसा भर दो, पैसा डिपॉजिट करो। आपको डेडलाइन देते हैं हम, कब तक, टुमारो, कल तक, कल से पहले या फिर कल तक। आपको लास्ट टाइम में आपको डेडलाइन दी जा रही, उसके बाद हम नहीं लेंगे, हमें कल तक पैसा चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे बाय यूज कर रहे हैं, क्योंकि टुमारो को हमने डेडलाइन दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, स्टूडेंट मस्ट एनरोल बाय द एंड ऑफ द जून। ये जून महीना खत्म होने से पहले आपको बच्चों को एनरोल करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को एनरोल करना पड़ेगा। यानी एनरोल करने के लिए डेडलाइन कौन सा दिया है, जून महीने का एंड, तो इसलिए हम यहां पे यूज कर रहे हैं बाय। जब भी आप डेडलाइन दोगे तो वहां पे बाय आएगा ही आएगा, ये बात याद रखो, ठीक है। हम टीचर बोलते ना, यू स्टूडेंट्स विल हैव टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स बाय 10th अक्टूबर, बाय 10th नवंबर, बाय 10th दिसंबर। 10 तारीख से पहले आपको सबमिशन करना पड़ेगा। यानी टीचर ने डेडलाइन कौन सा दिया है, 10 तारीख, तो डेडलाइन दिया ना, तो डेडलाइन से पहले क्या आएगा, हमेशा बाय आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, ठीक है। विल नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज फ्रॉम टू। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम टू, जब भी आपको दो टाइम देने हैं एक्टिविटी के, उसका बिगिनिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, उसका एक्शन चालू होने का समय और एक्शन बंद होने का समय, जब भी आपको दो टाइम देने हैं तो वहां पे आएगा फ्रॉम टू। देखिए, एन एक्टिविटी फ्रॉम बिगिनिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, यानी जो भी एक्टिविटी है उसका शुरुआत वाला टाइम और उसका एंड वाला टाइम, जब भी आपको दोनों टाइम बताने, यानी कि एक्टिविटी कब शुरू होती है और कब खत्म होती है, जब भी आपको ये दो टाइम देने हैं तो आप यूज करोगे फ्रॉम। एग्जांपल देखिए, द स्टोर इज ओपन फ्रॉम 9 AM to 5 PM एवरी डे। दुकान जो है 9 से 6 बजे तक खुला रहता है। यानी खुला रहने का जो शुरुआत वाला टाइम कौन सा है, सुबह 9, और उसका एंड टाइम कितना, कब बंद होगा ये, 6 बजे। इसलिए 9 से 6 है ना, इसलिए फ्रॉम टू। फ्रॉम से आएगा बिगिनिंग वाला टाइम और टू से आएगा एंड वाला टाइम, ये आपको याद रखना है। यानी दुकान जो चालू रहेगा हमारा 9 से 6 बजे तक, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, द कॉन्फ्रेंस विल टेक प्लेस फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे नेक्स्ट वीक। कॉन्फ्रेंस भरने वाली है नेक्स्ट वीक में, लेकिन उसका टाइम कब रहेगा, मंडे टू वेडनेसडे, सोमवार से बुधवार रहेगा। उसका कॉन्फ्रेंस शुरू होने का टाइम कौन सा है, मंडे, और उसका एंड टाइम कौन सा है, वेडनेसडे। यानी मंडे से वेडनेसडे तक हमारा कॉन्फ्रेंस चलने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे दो टाइम दिया है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्रॉम टू, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, आवर स्कूल वर्क्स फ्रॉम 10 AM to 5। हमारा जो स्कूल है 10 से 5 बजे तक चलता है। यानी उसका जो बिगिनिंग टाइम कौन सा है, 10, और एंड टाइम कौन सा है, 5। हमारा स्कूल का टाइम जो बिगिनिंग वाला 10 है और एंड टाइम कौन सा है, 5, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्रॉम टू। यानी बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अगर आपको देना है तो आप यूज करोगे फ्रॉम टू, ठीक है। नेक्स्ट वन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर। फॉर और सिंस, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन इंग्लिश में। जब हम टाइम की बात करेंगे ना, फॉर एंड सिंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जनरली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं, है ना। देखिए, फॉर, इट शोज टोटल पीरियड ऑफ टाइम, टोटल पीरियड ऑफ टाइम। जब भी हमें कोई भी एक्शन जो पास में चालू हुई है, अभी तक उस एक्शन का कितना टाइम हो चुका है, अगर ऐसा बताना है किसी को, तब हम यूज करेंगे फॉर का। एक्शन जो चालू हुई है पास्ट टेंस में, उसका अभी तक कितना टाइम हो चुका है, तो वो बताने के लिए हम यूज करते हैं फॉर का। एग्जांपल देखिए, आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 4 hours। मैं 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं। मैंने पढ़ाई शुरू की है पास्ट टेंस में, कब शुरू की है पता नहीं हमें, लेकिन अभी तक कितना टाइम हो चुका है, 4 hours, 4 घंटे हो चुके हैं मेरी पढ़ाई को। इसलिए टोटल टाइम दिखा दिया ना मैंने, अभी तक कितना हुआ है, 4 घंटा, इसलिए हम यहां पे यूज करेंगे फॉर। क्या यूज करेंगे, फॉर। यानी कि मैं 4 घंटे से लगातार पढ़ाई कर रहा हूं, है ना। दूसरा एग्जांपल, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से खेल रहे, 2 घंटे पहले उन्होंने खेलना शुरू कर दिया है,
वो कब शुरू किया एग्जैक्टली पता नहीं हमें, लेकिन अभी तक कितना टाइम हो चुका है खेलने से, खेलते खेलते 2 घंटा हो चुका है, इसलिए हम यहां पे यूज करेंगे फॉर यूज करेंगे, है ना। नेक्स्ट, इट हैज बीन रेनिंग फॉर अ वीक, 1 हफ्ते से बारिश हो रही है। पास में बारिश शुरू हो चुकी है 1 हफ्ते पहले, 8 दिन होने को है, यानी उसका बिगिनिंग कब शुरू पता नहीं हमें, लेकिन अभी तक जो बारिश शुरू है कंटिन्यूसली, उसको कितना टाइम हो चुका है, 1 वीक, 1 हफ्ता पूरा हो चुका है, इसलिए हम यहां पे क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। आए समझ में, यानी कब शुरू हुआ एक्शन हमें कोई लेना देना नहीं, अभी तक कितना टाइम हुआ वो अगर बताना है आपको तो आप यूज करेंगे फॉर। लास्ट एग्जांपल, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज, 2 दिन से उसको बुखार है। बुखार कब स्टार्ट हुआ, कब आया पता नहीं हमें, लेकिन अभी तक बुखार को कितना टाइम हो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं, क्या हम यूज करेंगे फॉर। यानी जब भी आपको एक्शन को, जो आपको आपकी जो एक्शन चालू हो चुकी है, प्रेजेंट में आप अभी तक कितना टाइम हो चुका है उस एक्शन को अगर आपको दिखाना है तो आप यूज करेंगे फॉर का। दैट मीन्स इट शोज टोटल पीरियड ऑफ टाइम अप टू नाउ, अभी तक कितना टाइम हो चुका है वो बताने के लिए आप यूज करते हो फॉर, ठीक है। नेक्स्ट, सिंस इट शोज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट। सिंस भी जनरली प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज होता है। जब भी हमें जो एक्शन पास्ट में चालू हो चुका है उसका अगर बिगिनिंग पॉइंट बताना है, कौन सा बिगिनिंग पॉइंट, यानी कि वो एक्शन पास्ट टेंस में कब चालू हो चुकी है, कब बिगिनिंग बतानी है, शुरुआती टाइम बताना है, तो आप यूज करेंगे फॉर। अभी तक कितना टाइम हुआ उस एक्शन को, अभी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो एक्शन पास्ट में कब चालू हुआ है, उसका बिगिनिंग पॉइंट कौन सा है, अगर वो बताना है तो आप यूज करेंगे सिंस। क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करोगे। एग्जांपल देखिए, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस दिस मॉर्निंग, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस दिस मॉर्निंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, पास में मैंने पढ़ाई शुरू की है, लेकिन मेरे पढ़ाई शुरू करने का बिगिनिंग पॉइंट कौन सा है, दिस मॉर्निंग, आज की सुबह, इसलिए मैं यहां पे यूज करूंगा सिंस। पढ़ाई का बिगिनिंग पॉइंट कौन सा है मेरा, दिस मॉर्निंग, इसीलिए हम यहां पे यूज करेंगे सिंस। नेक्स्ट, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 10 AM, वो लगातार खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने खेलने का जो एक्शन उनका शुरू हो चुका है वो 10 बजे शुरू हो चुका है। कितने बजे, 10 बजे, इसलिए हमने यहां पे यूज किया सिंस 10 AM। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे, यार आज तक लगातार बारिश हो रही है, लेकिन ये बारिश शुरू कब हुई है, सिंस लास्ट मंडे, लास्ट मंडे को चालू हो चुके, लास्ट सोमवार को चालू हो चुकी, अभी तक चल रही है। कब, कितना टाइम हो चुका है हमें लेना देना नहीं है, लेकिन उसका बिगिनिंग पॉइंट कौन सा है, लास्ट मंडे, है ना। He has been suffering from fever since yesterday, तो कंटिन्यूसली बुखार है, लेकिन जो बुखार आने का जो उसका बिगिनिंग टाइम है, यानी उसको बुखार कब आया, पहली बार कब आया है, कल आया है, yesterday, तो बिगिनिंग पॉइंट बता रहे हैं ना हम, तो इसलिए हम यहां पे यूज करेंगे सिंस यूज करेंगे। आए समझ में, यानी कि फॉर में और सिंस में सिंपल है एकदम, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फॉर आपको सिर्फ बताएगा अभी तक कितना टाइम हो चुका है, और सिंस आपको बताएगा ये एक्शन चालू कब हुआ है एग्जैक्टली, पास्ट टेंस में, वो आपको बताएगा, ठीक है। नाउ लेट अस मूव नेक्स्ट, टिल एंड अनटिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल टिल को समझिए आप, टिल को एकदम सिंपल सा बताता हूं मैं। जब भी हम बोलते हैं ना दिए हुए टाइम तक, दिए हुए समय तक, जब भी आप बात करते हो ना, तब उसके लिए हम यूज करेंगे टिल यूज करेंगे, यानी कि अप टू द गिवन टाइम। दोनों में फर्क इतना है, ये जनरली आप इनफॉर्मल यूज करते हैं और अनटिल जो है हम फॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, ठीक है। टिल का मतलब होता है दिए हुए समय तक, ठीक है। बोथ टिल एंड अनटिल इंडिकेट अ पॉइंट इन टाइम व्हेन समथिंग इज एक्सपेक्टेड टू हैपन और अ कंडीशन विल चेंज, यानी कि दिए हुए टाइम तक जो भी आपको कुछ करना है उसके लिए आप यूज करोगे टिल और अनटिल यूज करोगे। लेकिन टिल क्या है, इनफॉर्मल है, और जो अनटिल है वो थोड़ा फॉर्मल है, दैट्स इट, दिस इज ऑल द डिफरेंस। टिल को समझिए, टिल का आप यूज करना है हमें दिए हुए टाइम तक, दिए हुए समय तक, जब भी आपको ऐसा बोलना है तब आप टिल यूज करोगे। एग्जांपल देखिए, आई शैल वेट फॉर यू टिल 5 o'clock, मैं तुम्हारा इंतजार कब तक करूंगा, 5 बजे तक।
दिया हुआ टाइम कौन सा है 5, उस टाइम तक ही, इसलिए मैं यहां पे यूज करूंगा टिल। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा 5 बजे तक। शी विल बी देयर इन हर ऑफिस टिल 6 PM। वो ऑफिस में, अपने ऑफिस में रहेगी, वो अपने ऑफिस में रहेगी कब तक? 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक वो अपने ऑफिस में ही रहेगी। ये वो कौन से टाइम तक रहने वाली है? 6, इसलिए हम उसके पहले यूज करेंगे टिल यूज करेंगे। यानी जब भी आपको दिए हुए समय तक ऐसा बोलना है तब आप यूज करेंगे टिल और अनटिल। ठीक है, तो दूसरा है उसके बाद ड्यूरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। ड्यूरिंग यानी कि दिए हुए टाइम में, दिए हुए समय में, बताए हुए समय में। इट इंडिकेट्स अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन समथिंग हैपन्स। बताए हुए टाइम में अगर कुछ होता है तो जो एक्शन हुई है उसमें हम यूज करेंगे ड्यूरिंग यूज करेंगे। इट इज कॉमनली यूज टू शो द टाइम विद इन विच एन इवेंट ऑकर्स और एन एक्शन टेक्स प्लेस। जब भी हम कुछ टाइम देते हैं, उस टाइम में अगर कुछ एक्शन होता है, कुछ इवेंट होता है, तो वो बताने के लिए हम यूज करेंगे ड्यूरिंग। कुछ दिए हुए टाइम के दौरान, हम बोलते हैं ना ऐसा, दिए हुए समय के दौरान ऐसा हुआ है। ठीक है, तो वहां पे हम यूज करेंगे ड्यूरिंग। ड्यूरिंग जनरली हम वैकेशन में बहुत बार यूज करते, देखिए ड्यूरिंग माई वैकेशन, मेरे वैकेशन के दौरान। आई वेंट टू अमेरिका, मैं अमेरिका चला गया, ऐसा बोलते हैं ना हम, इस प्रकार से। ड्यूरिंग द मीटिंग यानी कि मीटिंग के दौरान। ये हुआ टाइम कौन सा है? मीटिंग, मीटिंग के दौरान, यानी कि फ्रॉम बिगिनिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, मीटिंग के पूरा दौरान। शी प्रेजेंटेड हर प्रपोजल, उसने अपना प्रपोजल प्रेजेंट कर दिया, मीटिंग के दौरान उसने अपना प्रपोजल प्रेजेंट कर दिया। वी वेंट फॉर अ वॉक ड्यूरिंग द आफ्टरनून, दोपहर के दौरान मैं वॉक पे चला गया, दोपहर के दौरान मैं वॉक पे चला गया। ही फेल अस्लीप ड्यूरिंग द मूवी, मूवी के दौरान, मूवी के दौरान वो सो गई, वो सो गया, मूवी के दौरान वो सो गया है। ठीक है, द फायर अलार्म साउंडेड ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान क्या हुआ है? फायर अलार्म बजाए, फायर अलार्म बजाए। तो एक कौन से दौरान हुआ है? रात के दौरान, तो इसलिए हमने यहां पे ये यूज किया ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है कोई भी टाइम के, समय के दौरान। दे ट्रैवल टू यूरोप ड्यूरिंग द समर, दे ट्रैवल टू यूरोप ड्यूरिंग द समर, यानी कि समर के दौरान वो कहां पे चले गए? यूरोप चले गए, यूरोप घूमे हो कब? समर के दौरान। यानी कोई भी टाइम के दौरान अगर आपको बात बतानी है तो आप यूज करोगे ड्यूरिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, वैकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान, फेस्टिवल के दौरान, अगर जब भी आप ऐसे बात करनी है आपको तो आप यूज करोगे ड्यूरिंग। ठीक है, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम थे जो हमने आज यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सब समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आए होंगे तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपका आइडिया पूरा क्लियर हो जाएगा और आपने खुद के सेंटेंस फॉर्म बनाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे तो हमने सब बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट जो इसके यूजेस है वो डिस्कस किए। ठीक है, आप उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। हर एक जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है अपने लैंग्वेज में उसको यूज करने का प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जो हमें सबको पता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक हमारा इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगा। नॉलेज होने से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है आपके प्रैक्टिस से। आप जब भी प्रैक्टिस करोगे तो आपका कमांड आ जाएगा, फ्लुएंसी आ जाएगी लैंग्वेज के ऊपर। और ये प्रीपोजिशन स्पोकन इंग्लिश में तो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है और हमारे एकेडमिक एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने सब चीजों को ध्यान रखते हुए यहाँ पे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम डिस्कस किए। यानी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी फायदा होगा, एकेडमिक्स में भी फायदा होगा और स्पोकन इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू भी आपका फायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में उसको शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, हाँ तो सर यूट्यूब चैनल, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन आइकॉन पे प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।